सीट आप जीते हैं, आखिरी सवाल, 5 सीट जीते हैं आप, आपके साथ कई युवा सांसद भी आए हैं, संभावी भी बनी है 25 साल की, सबसे कम उम्र की, तो आप कितने मंत्री पद की अपेक्षा रखते हैं? ये पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स, और हमने देखा है कि कैसे आपको हाशिए पे लाया गया। रात के 10 बजे आपके पार्टी को तोड़ा गया स्पीकर के चेंबर में, तो उस समय आप सड़क पर आ गए थे, आपके घर को भी छीन लिया गया, इस छोटे घर में धकेल दिया गया, पिताजी की तस्वीर है आपकी वहाँ मूर्ति थी। तो क्या आप बार्गेनिंग करेंगे हार्ड, क्योंकि पॉलिटिक्स आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। भाई घर छोटा या बड़ा नहीं होता, सर पे छत है, इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा महादेव का कर सकता हूँ उतना कम। मेरी लड़ाई कभी मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे ऐशो आराम को लेकर कभी थी ही नहीं। 18-19 की मैं बात करूं, जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट के डाइल्यूशन का मामला सामने आया था, तो हम लोगों ने कड़ी आपत्ति, कड़ा विरोध दर्ज कराया था। सरकार ने सुना भी और उसको पुनः स्थिति में वैसे ही उसको लागू भी करवाया। ऐसे में अगर अग्निवीर को लेकर भाई क्यों नहीं एक बार समीक्षा हो जाए, पता चले कि जिन युवाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि के साथ इस योजना को लाया गया था, कितना लाभ पहुंचा, कितना लाभ मिला उसको। इन तमाम बातों पे, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा की गुंजाइश डेफिनेटली लगता है कि अग्निवीर योजना से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, और युवाओं को, खासकर बहुत युवाओं में रोष था, खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा, और इस पर रीथिंक होना चाहिए। नहीं, ये तमाम बातें समीक्षा के लिए हैं। एक बार जब तक समीक्षा नहीं होती भाई, हम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर हम लोग, अग्निवीर को कैसी योजना आप मानते हैं? देखिए जैसा मैंने कहा कि हम लोग इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे सुनी सुनाई बातों पर, जब तक इसके ऊपर समीक्षा नहीं होगी कि जिस सोच के साथ युवाओं को जोड़ने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया था, क्या वो सोच धरातल तक पहुंची, क्या युवाओं को इसका लाभ मिला, या युवा इससे खुश नहीं है, नाराज है। इन तमाम बातों की एक बार समीक्षा हो जाए, चर्चा करके, अंतोगत्वा लक्ष्य तो सबका एक ही है ना, देश हित में आगे बढ़ना है। बीजेपी का एजेंडा है मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज़ादी के बाद से है। नीतीश कुमार उसका विरोध करते हैं, उनकी राय कुछ अलग है, आपकी राय क्या है? अभी कोई राय ही नहीं है, क्योंकि यूसीसी एक ऐसा मैटर है, जब तक इसके ऊपर कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि आप इसको कैसे लागू करना चाह रहे हैं। जिस राज्य में लागू भी हुआ वहाँ पे अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखा गया है। तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करते हैं, इसमें भ्रम ये जरूर फैलाया जाता है कह के कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं है भाई। आप कितनी हिंदू परंपराओं को आप देखिएगा, अप नॉर्थ अलग तरीके से उसका निर्माण होता है, डाउन साउथ जाते जाते काफ़ी उसमें बदलाव आ जाते हैं। भारत एक विविधताओं का देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। आप अप नॉर्थ टू डाउन साउथ जाइए, वेस्ट टू ईस्ट जाइए, ना सिर्फ अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग बोली हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, ट्रेडिशंस, कल्चर्स बहुत अलग है। इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना कैसे ला पाएंगे, ये हम लोग भी तब समझ पाएंगे जब वो ड्राफ्ट सामने आएगा। अभी तक तो आपको क्या लगता है लॉ कि कमीशन के द्वारा वो ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया। धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो इलेक्ट हैं वो 4% रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं? तो ये तो ये संविधान के ही खिलाफ है, ये संविधान की मूल सोच के खिलाफ है। संविधान कतई धर्म के आधार पर इस तरीके की बातों को सहमति नहीं देता है। ऐसे में जब आप मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान के उस वर्ग को आरक्षण का लाभ ऑलरेडी मिल रहा है, जो पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनको ऑलरेडी जाति के आधार पर उनको मिल रहा है। बट अब आप उसको धर्म के आधार पर बनाकर देश में बंटवारे की राजनीति लाना चाहें, ये संविधान की भी मूल सोच के खिलाफ है, और हम लोग तो इसके विरोध में हैं। गठबंधन चलेगा कैसे? फिर टीडीपी वाले मांग कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जब आप गठबंधन में आते हैं तो आप कई और सोच को साथ, विचारों के साथ आप अपनी सहमति करते हुए, बट ऐसे में आपकी जो अपने एजेंडाज हैं वो तो कायम रहते ही हैं। ये तमाम चर्चा करके नेता चुन लिया, कल एनडीए का नेता के रूप में फिर से चुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या आपको लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी एरा के समय जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, एक कन्वीनर थे, उस टाइप की कुछ बात होनी चाहिए, कॉमन मिनिमम एजेंडा पे चले ताकि सरकार में तकरार ना हो? मुझे लगता है अभी ये समय ही नहीं है इन तरीके की किसी भी बातों पर अपनी सोच को डालने का। फिलहाल सरकार के गठन का ये समय है, शपथ ग्रहण का ये समय है। इन तमाम बातों पर अगर किसी को ज़रूरत महसूस होगी, घटक दल आपस में बैठेंगे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस पर चर्चा की जाएगी। पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी सोच की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने की कोई ज़रूरत है। बिहार में आपने काफ़ी मेहनत किया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आप चलते हैं, और पूरे बिहार में आपने घूमा है, भीड़ भी आई है काफ़ी। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, उस पर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि 2025 में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे उनके नेतृत्व में चुनाव 2025। हाँ, तो क्या दिक्कत है भाई? ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर हम लोग बैठ के इस पर चर्चा कर लेंगे। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस जीत में रहा है। बिहार में जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा है उसमें जनता दल यूनाइटेड मेरे मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री जी की स्वाभाविक है, वो पूरे अलायंस को लीड कर रहे थे, उनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, चुनाव आते आते तक इन तमाम बातों पर, जैसे एमिकेबली सीटों का बंटवारा हो गया जो कोई नहीं मान रहा था कि हो पाएगा, जैसे वो हो गया, इन तमाम बातों पे भी चर्चा गठबंधन के भीतर हो जाएगी। पिछले बार तो आप ही के कारण जेडीयू की हालत तीसरे नंबर की पार्टी की हो गई। तो भाई वो दौर अलग था, वो परिस्थितियां अलग थी, और अगर उसी सोच को अगर मुझे अपने साथ रखना था तो मुझे गठबंधन का हिस्सा कतई बनना ही नहीं था। ऐसे में जब आप एक गठबंधन में हैं तो आपको ईमानदारी से उस गठबंधन के हितों को साधने की सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं मानता हूं, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं और ये सब बातें हम लोग को सिखाई जाती हैं कि देश हित से ऊपर कुछ नहीं है। देश हित में मैं मानता हूं और जो कि सच भी हुआ है कि मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। वो प्रधानमंत्री तब बन सकते हैं जब बिहार की उन 40 महत्वपूर्ण सीटों का योगदान केंद्र सरकार को मिले। वो तब मिलेगा जब हमारा एनडीए एक साथ रहता। तो या तो मैं उस एनडीए में जाता ही नहीं, उस गठबंधन का हिस्सा ही नहीं बनता, बट अगर बना हूं तो इन तमाम बातों को भूलकर नए लक्ष्य की, बड़ी सोच की ओर हम लोग को अग्रसर होना होगा जो प्रधानमंत्री बनाने की थी। और मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी इस सिचुएशन को हैंडल किया। मैंने, मेरे तमाम नेताओं ने, हम दोनों दलों के तमाम कार्यकर्ताओं ने, और जैसे हैंड इन ग्लव्स की तरह जनता दल यूनाइटेड और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ी है, परिणामों में भी वो दिखता है। मैं देख रहा हूँ 10 मिनट से बात कर रहा हूँ आपसे, आप तो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं अप्रोच में, लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो अपनी पगड़ी उतार ही नहीं रहे हैं। उन्होंने तो कसम खाया था कि जब तक हटाऊंगा नहीं नीतीश जी को तब तक पगड़ी उतारूंगा नहीं। मैंने 2 दिन पहले सवाल पूछा, आपको क्या लगता है उनको पगड़ी उतार देना चाहिए? राजनीतिक प्रश्न तो कतई नहीं है भाई, ये व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत आस्था का ये प्रश्न है। कतई किसी दूसरे के बिहाफ पे मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। कंफ्यूजन तो हो रहा है ना उसको लेकर, पगड़ी को लेकर। ये राजनीतिक मतलब चर्चा का ये विषय ही नहीं है। आम जनता का इस बात से कोई लेना देना नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार, क्या आपको लगता है कि मजबूती से सरकार चला पाएंगे? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया नहीं और दलों पर आश्रित हैं क्योंकि 240 सीट हैं, तो क्या आपको लगता है कि मजबूती से ये सरकार? मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो देश के ही नहीं दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत नेताओं में से एक हैं। और मजबूती संख्या से नहीं आती है, सोच से आती है। उनकी सोच में वो दृढ़ निश्चय है हमारे देश को विकसित देश बनाने का, और उस सोच का समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल उतनी ही मजबूती से करता है। ना सिर्फ ये सरकार एक मजबूत सरकार होगी बल्कि मजबूती से 5 साल चलेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। 5 सीट आप जीते हैं, आखिरी सवाल, 5 सीट जीते हैं आप, आपके साथ कई युवा सांसद भी आए हैं, संभावी भी बनी है 25 साल की, सबसे कम उम्र की, तो आप कितने मंत्री पद की अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स, और हमने देखा है कि कैसे आपको हाशिए पे लाया गया। रात के 10 बजे आपके पार्टी को तोड़ा गया स्पीकर के चेंबर में, तो उस समय आप सड़क पर आ गए थे, आपके घर को भी छीन लिया गया, इस छोटे घर में धकेल दिया गया। पिताजी की तस्वीर है आपकी, वहाँ मूर्ति थी। तो क्या आप बार्गेनिंग करेंगे हार्ड? क्योंकि पॉलिटिक्स, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। भाई घर छोटा या बड़ा नहीं होता, सर पे छत है, इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा महादेव का कर सकता हूँ उतना कम है। मेरी लड़ाई कभी मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे ऐशो आराम को लेकर कभी थी ही नहीं। आज भी मेरी चिंता उन हजारों लाखों ऐसे लोगों के लिए जिनके सर पे पक्की छत ही नहीं है। अगर मुझे सिर्फ अपने घर, अपनी गाड़ी की लड़ाई लड़नी होती तो परिस्थितियों ने मुझे बहुत मौके दिए थे, समझौता करना था। बस अपेक्षा रखते हैं मंत्री पद के लिए? मेरी इच्छाओं से कुछ नहीं होता भाई। अंतोगत्वा ये मेरे प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और मेरी तो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में दूर दूर तक ये कंसर्न भी नहीं है। मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने को लेकर थी। मेरी खुशी इसी में ही है कि मैं उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हुआ देखूंगा। तो ये थे चिराग पासवान, काफ़ी मैच्योर्ड अंदाज में जवाब दे रहे हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखा इनका 10 मिनट 12 मिनट का जो इंटरव्यू था, और प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत किया है, मेहनत करके जो सीटें हासिल की इन्होंने, 5 में 5, 100% स्ट्राइक रेट, एब्सोल्युटली कमेंडेबल जॉब।
and wish you a very good future, Chirag, in the years to come.